तो अब तक के वीडियोज़ में हमने अल्फा ब्लॉकर तक के पढ़ चुके हैं। तो अल्फा ब्लॉकर के बाद अब हम लोग बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनके लोकेशन और फंक्शन के बारे में एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ। तो जो बीटा रिसेप्टर्स हैं, मेनली 3 तरह के बीटा रिसेप्टर को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स मेनली प्रेजेंट हो जाता है हार्ट में, और ये हार्ट के हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड कंडक्शन को जो इंक्रीज करने का काम करते हैं। किडनी के जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus है वहाँ पे जो बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट हो जाता है, और ये जो रेनिन जो रिलीज होता है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। फिर बीटा रिसेप्टर जो सिलियरी एपिथेलियम में भी प्रेजेंट हो जाते हैं, और ये जो एक्वस ह्यूमर है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब हम लोग बीटा 2 रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स मेनली स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन काउज करते हैं। जैसे कि ब्रोंकस में प्रेजेंट हो जाएगा तो ब्रोंको डायलेशन, यूट्रस में प्रेजेंट है यूटेराइन डायलेशन, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं तो वैसो डायलेशन जो काउज करते हैं। इंटेस्टाइन में आपको जो रिलैक्सेशन काउज करते हैं, और जो डेट्रूसर मसल होता है वहाँ पर रिलैक्सेशन काउज करते हैं, जिसके कारण यूरिनरी रिटेंशन होता है। जब लीवर में जो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं देन जो ग्लाइकोजेनोलिसिस जो काउज करते हैं। और बीटा 3 रिसेप्टर्स मेनली जो 2 जगह प्रेजेंट हो जाते हैं, एक तो एडिपोज टिश्यू और दूसरा जो प्रेजेंट हो जाते हैं बीटा 3 रिसेप्टर्स इट्स यूरिनरी ब्लैडर। तो एडिपोज टिश्यू में जो बीटा 3 रिसेप्टर्स लाइपोलिसिस का काम करते हैं, और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पे जो रिलैक्सेशन काउज करते हैं बीटा 3 रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे हमें जो बीटा जो भी रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में हम रिवाइज कर चुके हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो सिलेक्टिविटी के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स का, और ये जो 2 तरह का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, दूसरा जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। तो नॉन सेलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर्स हो जाते हैं इसमें जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स होता है ब्लॉक करने वाले ड्रग्स आते हैं। जो ड्रग्स है दोनों रिसेप्टर्स बीटा 1 बीटा 2 को मेनली जो ब्लॉक कर देते हैं वो जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में आ जाते हैं। और सेलेक्टिव कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में जो वो ड्रग्स आते हैं जो मेनली जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होता है उसको ब्लॉक करते हैं, जैसे कि मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल, बिटैक्सोलॉल। ये कुछ एक ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कार्डियो सेलेक्टिव नेचर होते हैं। और नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर्स के बारे में बात करें देन जो विदाउट ISA कहने का मतलब इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी हो जाता है। नॉन सेलेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें देन ये जो विदाउट ISA कहने का मतलब होता है इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी, और विथ ISA विथ इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी और एक विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी हो जाता है। तो ये हम क्लासिफिकेशन जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का देख रहे हैं। तो विदाउट ISA जो हो जाता है इसमें प्रोपेनोलॉल, टिमोलॉल हो जाते हैं, और विथ ISA में एक ट्रिक दिया हुआ है डैट इज कोपल, COPAL, C for कार्टिलॉल, O for ऑक्सप्रिनोलॉल, P for पिंडोलॉल, A for एसिब्यूटोलॉल एंड L for लाबिटालॉल। और जो अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी कुछ ड्रग्स में जो प्रेजेंट हो जाते हैं बीटा ब्लॉकिंग के साथ, इसका मतलब ये हो गया कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं अल्फा ब्लॉक करके जो वैसोडाइलेशन भी कॉज कर सकते हैं, लाबिटालॉल और कार्बिडिलॉल। तो ISA चल रहा है यहाँ पे इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी। देन इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक प्रॉपर्टी या एक्टिविटी एक जो होता क्या है, तो इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी कहने का मतलब हो जाता है कि ये पार्शियल एगोनिस्ट भी होते हैं बीटा रिसेप्टर्स पे। कहने का मतलब है कि जो बीटा रिसेप्टर्स को ये कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं करते हैं, कुछ एक जो बीटा रिसेप्टर को सपोर्ट भी करते हैं। मीन्स अगर हार्ट रेट है तो हार्ट रेट को एक जो ये पूरी तरीके से एक जो डिक्रीज नहीं करते हैं, कुछ एक जो हार्ट रेट को मेंटेन करके भी रखते हैं। माइल्ड ब्रैडिकार्डिया ये कॉज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को एक जो पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को एक जो ये पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं करते हैं। तो ये कुछ हो जाते हैं इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी। तो ये क्या हो गया, दिस ड्रग्स आर पार्शियल एगोनिस्ट एट बीटा 1 रिसेप्टर्स अपार्ट फ्रॉम बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। इनमें बीटा ब्लॉकिंग तो प्रॉपर्टी होता ही है, साथ ही साथ इनमें कुछ पार्शियल एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी होता है एट द बीटा 1 रिसेप्टर्स एट रेस्ट व्हेन सिंपैथेटिक एक्टिविटी इज लो। सिंपैथेटिक एक्टिविटी वर्क करता कब है, देन एक जो स्ट्रेस का सिचुएशन होता है, इमरजेंसी का सिचुएशन होता है, फाइट एंड फाइट का सिचुएशन, वहाँ पर सिंपैथेटिक एक्टिविटी वर्क करता है। तो रेस्ट जब होता है सिंपैथेटिक जो लो एक्टिविटी जब लो होता है देन इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी जो हो जाता है इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस माइल्ड स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, मीन्स जो प्रिवेंट द ड्रास्टिक ड्रॉप इन हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट।
अगर कोई पर्सन रेस्ट पे है और उसको हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं विद द प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी, देन उस पर्सन में जो ड्रास्टिक फॉल इन हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट हो सकता है, वो एक जो नहीं होता। ये जो माइल्ड ब्रैडिकार्डिया आता है, माइल्ड फॉल इन कार्डियक आउटपुट आता है। वी टॉक ड्यूरिंग स्ट्रेस, देन जो इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी है जो बीटा ब्लॉकर्स का, देन जो नॉर्मल बीटा ब्लॉकर के रूप में यहाँ पे बिहेव करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस। और ये जो इट्स गोइंग टू ब्लॉक द रिलीज ऑफ नॉर एड्रीनलिन एंड एड्रीनलिन एंड स्लो डाउन द हार्ट रेट। तो यहाँ पे जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, दो तरह के बीटा ब्लॉकर्स, मतलब बीटा ब्लॉकर्स में ही हम लोग बात किए, एक ऐसा बीटा ब्लॉकर जिसके पास इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक प्रॉपर्टी है, दूसरे के पास एक जो नहीं है। तो जिसके पास सिम्पैथोमिमेटिक प्रॉपर्टी है वो दो तरीके से वर्क करता है। एक रेस्ट के टाइम पे जब एक जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी है जो काफ़ी बॉडी में लो है, देन वहाँ पे एक जो पार्शियल एगोनिस्टिक के रूप में एक जो वर्क करता है। और जब स्ट्रेस का टाइम है, देन एक जो ये कम्प्लीटली बीटा ब्लॉकर के रूप में वर्क करता है। तो यहाँ पे हम देखें डुअल एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, दैट इज पार्शियल एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी फॉर द बीटा 1 रिसेप्टर्स एंड कंप्लीट बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। तो ये है कि जो डुअल एक्शन हम लोग बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बात कर लिए। तो इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी जो बीटा ब्लॉकर्स से शो करते हैं, ये है कि जो प्रीफर किए जाते हैं कुछ ऐसे पेशेंट्स में जिनमें जो सीवियर ब्रैडिकार्डिया है, उनमें हम लोग को बीटा ब्लॉकर्स चलाने हैं तब। अब जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं उनका कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कुछ एक ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को एक जो यूज ही नहीं करना है। देन व्हाट आर द पेशेंट्स, इसका एक जो निमोनिक एक है, प्लीज डोंट अलाउ बीटा ब्लॉकर्स इन एक्यूट CHF। निमोनिक क्या हो गया, देन जो प्लीज डोंट अलाउ बीटा ब्लॉकर्स इन एक्यूट CHF। तो इसमें जो P है, दिस P रिप्रेजेंट्स पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज। जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होता है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, डायबिटिक पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। A4 एक जो ए भी ब्लॉक, जो पेशेंट में एक जो ए भी ब्लॉक अपने को देखने को मिल जाता है उनमें भी एक जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बी बीटा में जो बी है, B4 ब्रोंकियल अस्थमा। तो ब्रोंकियल अस्थमा में जो बीटा ब्लॉकर्स है उनको कॉन्ट्रा इंडिकेट करा गया। और जो B4 और क्या हो गया ब्रैडिकार्डिया, उसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेट किया एक्यूट CHF। तो एक्यूट CHF है ही। तो ब्रोंकियल अस्थमा के ऑलरेडी मैं बीटा रिसेप्टर जब बता रहा था, अभी भी मैं रिवाइज किया कराया आपको कि जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो स्मूथ बीटा 2 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है और ये रिलैक्सेशन काउज करते हैं। इट मीन्स जो भी बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं रेस्पिरेटरी मसल्स में, ब्रोंकस में, तो ब्रोंको डायलेशन काउज करते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स जब हम यूज़ करेंगे तो देन ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काउज करेंगे। इट्स द रीजन दे आर बिंग नॉट यूज्ड होते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होता है उनमें जो ग्लूकोज है जो काफ़ी बढ़ा हुआ था, देन जो ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो मेडिकेशन दिया जाता है इट्स इंसुलिन। तो इंसुलिन जब दिया जाता है देन देयर आर नंबर ऑफ केसेज जहाँ पे देखा गया कि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है इन द डायबिटिक पेशेंट्स। तो हाइपोग्लाइसेमिया होता है देन इसका कुछ क्लासिकल साइंस हो जाते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स अपने को देखने को मिल जाते हैं इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो जाते हैं हाइपोग्लाइसेमिया अगर किसी पेशेंट में हो रहा है, देन इसके बाद क्या होगा। देन हाइपोग्लाइसेमिया जैसे ही होता है इट्स गोइंग टू स्टिमुलेट या एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये एक जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज करवाएंगे, जैसे कि नॉर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, ये है जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। और ये एक जो तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो, उनमें जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो एक जो इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स को तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें एक जो नॉर्मली इंसुलिन दिया जाता है टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो देयर आर अ नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ चांसेस है जहाँ पे एक जो जब इंसुलिन उनको दिया जाता है देन उनका जो इंसुलिन होता है उनको ब्लड ग्लूकोज लेवल को काफ़ी कम कर देता है और ये जो हाइपोग्लाइसेमिया काउज कर देता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया जब होता है देन जो ये काफ़ी मतलब डेंजरस कंडीशन होता है किसी भी पर्सन के लिए। और हाइपोग्लाइसेमिया का कुछ एक क्लासिकल साइंस एंड सिम्टम्स होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिया जैसे ही किसी पर्सन में होता है देन इट्स गोइंग टू एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है कि जो बीटा जो रिसेप्टर्स है बीटा 1 और बीटा 2 उन पर मेनली एक जो एक्ट करते हैं। तो बीटा 1 पे जैसे ही एक्ट करते हैं इट्स गोइंग टू कॉज द इंक्रीमेंट इन हार्ट रेट,
हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको एक जो बढ़ा देते हैं और ये एक जो टैकीकार्डिया कॉज करते हैं। और ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जब बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, देन ये एक जो लीवर पे एक्ट करते हैं और एक जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है जो है उसको एक जो और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। सो दैट द वैल्यू ऑफ ग्लूकोज कैन इंक्रीज। तो ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए बीटा 2 रिसेप्टर्स एक जो लीवर पे एक्ट करते हैं और जो बीटा 2 रिसेप्टर्स एक जो ये एक जो कॉज करते हैं इन द पर्सन हाइपोग्लाइसेमिया के केस में ट्रेमर्स एंड टैकीकार्डिया। और सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक जो फाइबर्स हैं इट्स गोइंग टू रिलीज एसिटाइलकोलिन और ये एसिटाइलकोलिन है जो M3 जो रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें M3 रिसेप्टर्स के बारे में, तो एसिटाइलकोलिन है जो M3 रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और ये जो स्वेटिंग काउज करते हैं फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड्स। तो ये जो सारे जो सिम्टम्स अपने को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स एंड स्वेटिंग, ये सारे हो जाते हैं वार्निंग साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। तो आपसे एक जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, तो यही आपको बताना, टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स एंड स्वेटिंग। अब जो डायबिटिक पर्सन है उसे जब बीटा ब्लॉकर्स जो दिया जाता है, देन यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद जो बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स है ये जो ब्लॉक हो जाएंगे। तो इनके कारण जो ट्रेमर्स और टैकीकार्डिया जो अपने को हाइपोग्लाइसेमिक के पेशेंट में जो दिख रहा था वो एक जो नहीं देखने को मिला, केवल एक जो स्वेटिंग देखने को मिला। और ये स्वेटिंग जो हो जाता है एक जो नॉर्मल स्वेटिंग होता है वो और ये हाइपोग्लाइसेमिक स्वेटिंग, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो यही जो चीज़ हो जाता है, अपने को हाइपोग्लाइसेमिया होता है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला जो पर्सन है उसमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है तो वो हाइपोग्लाइसेमिया कारण हो रहा है या फिर जो नॉर्मल स्वेटिंग है। इसीलिए हम लोग इसको हाइपोग्लाइसेमिक अवेयरनेस कहते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। तो कार्डियो सेलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर्स हो जाता है इट्स गोइंग टू मेनली ब्लॉक द बीटा 1 रिसेप्टर्स। जो बीटा 1 रिसेप्टर होता है उसको एक जो मेनली ब्लॉक कर दिया जाता है। तो हीरो इसको देयर आर सम ऑफ द पेशेंट्स जिसमें जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की जो प्रीफर करा जाता है। व्हाट आर द पेशेंट्स, जैसे कि डायबिटीज, एस्थमा और पीवीडी, पेरीवैस्कुलर जो डिजीज वाले पेशेंट्स हो जाते हैं उनमें जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को प्रीफर करा जाता है। बट डिस्पाइट दिस देयर आर सम ऑफ द पेशेंट्स जिसमें एक जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को कॉन्ट्राइंडिकेट करा गया है। देन व्हाट आर द पेशेंट्स, इट्स एवी ब्लॉक्स, पेशेंट्स विथ एवी ब्लॉक्स, ब्रैडिकार्डिया एंड एक्यूट CHF। तो ये हम लोग बात कर लिए बीटा कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। और भी जो बीटा ब्लॉकर्स में जो ड्रग्स आ जाते हैं उनके बारे में हम आगे जो पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के एक और क्लासिफिकेशन के बारे में, और ये जो क्लासिफिकेशन है बीटा ब्लॉकर का, इट्स अ जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। इस क्लासिफिकेशन इज जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो एक जो बीटा ब्लॉकर्स इसको एक जो मेनली 3 जनरेशन में क्लासिफाई करा गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उनमें एक जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं जिनके एक जो एग्जांपल्स हो जाते हैं प्रोप्रानोलॉल, नाइरोलॉल, टीमोलॉल, सैटोलॉल एंड टीमोलॉल की जो 2 बार हो गया। ठीक, जो सेकंड जनरेशन में बीटा ब्लॉकर्स हो जाते हैं इनमें जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं दैट इज गोइंग टू ब्लॉक द बीटा 1 रिसेप्टर्स, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल। और जो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स हो जाते हैं इनमें एक जो एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होता है दैट इज जिसको हम लोग वैसोडाइलेटरी इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें जो लाविटालॉल, कार्बिडिलॉल, बिटैक्सोलॉल, सेलिप्रोलॉल, नेबिवोलॉल कुछ ड्रग्स जो हो जाते हैं। अब हम लोग फर्स्ट जनरेशन जो बीटा ब्लॉकर्स है उनके कुछ एक स्पेसिफिक फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स रहते हैं इट्स गोइंग टू बी नॉन सेलेक्टिव इन नेचर। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 दोनों रिसेप्टर पर जो ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रोप्रेनोलॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट्स गोइंग टू ब्लॉक द बीटा 1 एंड बीटा 2 बोथ द रिसेप्टर्स। प्रोटोटाइप जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होता है उसका एक प्रोटोटाइप हो जाता है, मतलब मीन्स एक जो स्टैंडर्ड ड्रग हो जाता है प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल जो हो जाता है इट्स गोइंग टू लिपिड सॉल्युबल एंड इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब क्लिनिकल यूजेज क्या है प्रोप्रेनोलॉल के, उसके बारे में बात कर देता हूँ। क्लिनिकल यूजेज में यहाँ पे एक जो CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक जो हाइपरटेंशन, एंजाइना और एरिथमियाज। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस मीन्स माइग्रेन के अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रेमर्स को प्रिवेंट करने के लिए, एंडोक्राइन में हाइपर थायराइडिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा। ये कुछ एक आपको मैं कंडीशन बताया जिसमें एक जो प्रोप्रेनोलॉल को एक जो यूज़ कर जाता है। साइड इफेक्ट के बारे में बात करूँ तो जो ब्रैडिकार्डिया, फैटिग, लिथार्जी, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज,
और ये जो प्रोप्रेनोलॉल होता है इट्स गोइंग टू एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमा एंड डायबिटिक्स। अब मैं आगे है कि जो सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स है उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स में लेगी जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, मीन्स इट्स गोइंग टू ब्लॉक द बीटा 1 रिसेप्टर्स। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लूँ ऑफ सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। ये जो सेकंड जनरेशन बीटा 1 जो रिसेप्टर्स होता है उसको ब्लॉक कर देंगे। इट मीन्स इट्स गोइंग टू डिक्रीज द हार्ट रेट एंड कंडक्शन। ये हार्ट पे एक्ट करते हैं और एक जो हार्ट रेट और कंडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। और दूसरा एक जो बीटा 1 रिसेप्टर जो किडनी प्रेजेंट होते हैं वहाँ से बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके रेनिन के रिलीज को एक जो डिक्रीज कर देते हैं। इट्स गोइंग टू स्पेयर द बीटा 2 रिसेप्टर्स। ये है कि जो मेनली बीटा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर को अनटच्ड छोड़ देते हैं। लेस लाइकली टू कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। सबसे बड़ा कंसर्न हमारा तो यही होता है ना कि एस्थमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें एक जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ये ना करे। डिक्रीज द इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजेनोलिसिस। अब जो सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स है इसका भी जो एक्शन देखने को मिलता है ये एक जो डोज डिपेंडेंट एक्शन हो जाता है। दैट इज द एट लोअर डोज इट्स गोइंग टू कॉज cardio selective action, and at a higher dose it's going to lose their selectivity property and also going to block the beta 2 receptors। अब हम लोग एक जो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बात करते हैं जिसके पास एक जो अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी होता है अलॉन्ग विद द बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। तो अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पे एक जो वैसोडाइलेटरी इफेक्ट अपने को देखने को मिल जाता है। इन कुछ ड्रग्स हैं जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके बारे में मैं थर्ड जनरेशन के जो होते हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम बात करते हैं कार्बिडिलॉल के। इट्स गोइंग टू ब्लॉक द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। बीटा 1 बीटा 2 दोनों को एक जो ब्लॉक कर देते हैं। इट्स प्रिफर्ड इन CHF जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है उसमें एक जो प्रीफर किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो कार्बिडिलॉल में देखने को मिल जाता है। और जो लाबिटोलॉल होता है इट्स गोइंग टू ब्लॉक द अल्फा बीटा 1 बीटा 2 और ये जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में मेनली यूज करा जाता है। लाबिटोलॉल एक जो इज गोइंग टू बी सेफ इन प्रेगनेंसी और ये एक जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ तक है जो हम लोग थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स है जो जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो एक जो ब्रोंकोस्पैज्म काउज कर सकते हैं बिकॉज ये एक जो नॉन सेलेक्टिव नेचर। सेकंड जनरेशन जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये कार्डियो सेलेक्टिव इन नेचर होता है और एक जो ब्रोंकोस्पैज्म नहीं काउज करते हैं और इट्स गोइंग टू बी सेफ फॉर लंग्स। और जो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स हो जाते हैं इट्स गोइंग टू बेस्ट फॉर BP ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बेस्ट ये हो जाता है और एक जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए। और थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स में लाबिटोलॉल के बारे में बात किया जो एक जो सेफर होते हैं इन केस ऑफ द प्रेगनेंसी। अब मैं बात करने वाला हूँ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक जो हो क्या जाएगा। तो मैं बीटा रिसेप्टर्स आपको स्टार्टिंग में उनका रिसेप्टर्स और उनका लोकेशन और फंक्शन इसलिए बता दिया ताकि मैं आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताऊँ तो आसानी हो। जैसे जो हार्ट होता है हार्ट में जब बीटा 1 रिसेप्टर्स को एक जो ब्लॉक कर जाता है इट्स गोइंग टू काउंट डिक्रीमेंट इन हार्ट रेट कंडक्शन फोर्स ऑफ कंडक्शन ब्लड वेसल्स में एक जो बीटा ब्लॉकर्स है वो एक जो वैसोडाइलेटरी इफेक्ट होता है ऑफ द बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 2 रिसेप्टर्स की जो वैसोडाइलेशन भी काउज करते हैं बिकॉज बीटा 2 रिसेप्टर्स मेनली स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है और ये जो रिलैक्सेशन काउज करते हैं। तो ब्लॉक द वैसोडाइलेटरी एक्शन ऑफ द बीटा 2 वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है और एक जो डिस्पाइट दिस फॉल इन BP अपने देखने में होता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है बीटा 2 रिसेप्टर्स के वैसोडाइलेटरी इफेक्ट के कारण यहाँ पे एक जो BP एक जो फॉल नहीं करता है। व्हाट्स द रीजन? देन एक तो पहला रीजन होता है कि बीटा 1 जो रिसेप्टर यहाँ पे ब्लॉक्ड है जिसका जो कार्डियक आउटपुट वो एक जो डिक्रीज है। और दूसरा एक जो रेनिन का रिलीज होता है फ्रॉम द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस वो भी एक जो रिड्यूस्ड रहता है या फिर इनहिबिटेड रहता है। इसीलिए एक जो यहाँ पे BP में एक जो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल जाता। लंग्स में ऑलरेडी मैं बता चुका जब बीटा रिसेप्टर्स को एक जो ब्लॉक करा जाएगा ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा और कॉन्ट्रा इंडिकेट करा जाता है इन केस ऑफ द अस्थमा। हम लोग अब आई के बारे में बात करते हैं। तो आई जो हो जाता है इट्स गोइंग टू ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर इन सिलियरी इपीथेलियम। तो सिलियरी इपीथेलियम में एक जो ये जो एक्वासिमर का प्रोडक्शन होता है उसको एक जो डिक्रीज कर देता है जिसके कारण जो इंट्राओक्यूलर टेंशन जो डिक्रीज हो जाते हैं एंड इसका यूज जो बीटा ब्लॉकर्स है उनका यूज एक जो ग्लूकोमा में करा जाता है।
तो यहाँ तक के कुछ एक जो मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन से बीटा ब्लॉकर्स के हो जाते हैं उनके बारे में हम बात करिए। अब हम लोग उसके यूजेज के बीटा ब्लॉकर्स के यूजेज के बारे में बात करते हैं। इसे में लिख जो हाइपरटेंशन, माइग्रेन, हार्ट में जो एमआई, एंजाइना और सीएचएफ, इन 3 कंडीशंस में हार्ट की जो हार्ट में यूज़ करा जाता है, और एक जो ग्लूकोमा। ये कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस हो जाते हैं जहाँ पे एक जो बीटा ब्लॉकर्स जो हो जाता है उसको एक जो यूज़ करा जाता है। माइग्रेन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मगर वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं माइग्रेन को कभी और या फिर ऑटो एसिड्स जो वाला पार्ट है उसमें तो पक्का एक्सप्लेन कर दूँगा। अब हम लोग वीडियो के लास्ट पार्ट के तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स के जो साइड इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स जो एक्शन है रहा वो जब एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा, दैट इज द साइड इफेक्ट। तो वही ब्रैडिकार्डिया, हार्ट रेट में डिक्रीमेंट, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो हो जाता है, उस कंडीशन को ये ज़्यादा एक जो और भी ज़्यादा वर्सेन कर देता है, एंड इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द केसेज ऑफ एस्थमा। तो यह सीओपीडी जैसे ही है, तो यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन हो जाता है, आप पैथोलॉजी भी पढ़ रहे होगे, तो सीओपीडी में कौन कौन सा डिजीज आ जाता है, उनका पैथोफिजियोलॉजी क्या हो जाता है, इसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। टायर्डनेस एंड रिड्यूस्ड एक्सरसाइज कैपेसिटी ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड लाइपोलिसिस। सीएनएस में एक जो साइड इफेक्ट इंसोम्निया, डिप्रेशन देखने को मिल जाता है। जो पेरीवैस्कुलर डिजीज होता है उसको एक जो वर्सेन करते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द बीटा 2 रिसेप्टर्स। यहाँ पे कि जो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है और जो ब्लड फ्लो है वो एक जो रिड्यूस हो जाता है। कोल्ड हैंड्स एंड फिट ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द वैसोडाइलेटर, जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं उनका एक जो फंक्शन वैसोडाइलेटरी नेचर होता है, तो उनके ब्लॉकेज के कारण वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है और जो ब्लड फ्लो होता है टू द हैंड्स एंड फिट और डिक्रीज कर जाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे एक जो हैंड्स हो जाते हैं, जो फिट हो जाते हैं, वहाँ पे एक जो सेंसेशन ऑफ कोल्ड हो जाता है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द बीटा 2 रिसेप्टर्स। कोल्डनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। तो मैं अब वीडियो के जो सबसे लास्ट पार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज द ड्रग इंटरेक्शन, पार्ट ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन। ये है कि जो आपको नॉर्मली वाइवा वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो प्रोपेनोलॉल को जब इंसुलिन के साथ दिया जाता है, देन ये ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि इंसुलिन है कि जो हाइपोग्लाइसेमिया काउज कर सकता है, और हाइपोग्लाइसेमिया के बाद सिम्पैथेटिक जो नर्व सिस्टम उसका स्टिमुलेशन होगा, और ये जो बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज और ग्लाइकोजेनोलिसिस को एक जो इंक्रीज करते हैं। ये सारा का सारा जो बीटा ब्लॉकर्स है ये सारे के सारे को इनहिबिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो वार्निंग साइंस हो जाते हैं, टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स, इंक्रीमेंट इन ग्लूकोज, तो इन सारे जो डिक्रीज कर जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो प्रोप्रानोलॉल है उसको जब वेरापामिल के साथ दिया जाता है, इट्स अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो दोनों को दोनों एक जो मायोकार्डियल डिप्रेशन जो कॉज करते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसको एक जो नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स को जब एनसेड के साथ दिया जाता है, देन एनसेड्स आर गोइंग टू काउंटर द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो ये जो एनसेड और बीटा ब्लॉकर जो का जो कॉम्बिनेशन है, इसे भी जो अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने बीटा ब्लॉकर्स के क्लासिफिकेशन, उनके स्पेसिफिक ड्रग्स, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड साइड इफेक्ट्स और ड्रग इंटरेक्शन, सारे के सारे पूरे चीज़ के बारे में प्रॉपरली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आप आराम से देखिए और एक जो बीटा ब्लॉकर्स को एक जो समझिए।